नमस्कार प्यारे साथियों। पिछली क्लास में हमने जो नगरीय स्थानीय शासन है इसके ऐतिहासिक विकास के बारे में चर्चा की और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसे संवैधानिक दर्जा मिला। तो अगर आप पहले से क्लास देखते आए होंगे तो आज आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी। आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी चुटकी का खेल है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ें हैं जो हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा उनमें अंतर देखने को मिलेगा। देखिए, जो नगरीय स्थानीय शासन है मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें, ताकि समझ में आ जाए। हुआ क्या कि स्थानीय शासन के अंतर्गत जब हम स्थानीय शासन की बात करते हैं तो स्थानीय शासन में एक भाग तो हो जाता है ग्रामीण और दूसरा भाग हो जाता है नगरीय। तो कहने का मतलब ये कि जब नगर और ग्रामीण दोनों ही एक ही हिस्से में आते हैं, यानी एक ही क्षेत्र से संबंधित होते हैं, दोनों ही स्थानीय शासन से संबंधित होते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि जो प्रावधान आप स्थानीय शासन के संबंध में करेंगे वो इन दोनों पर ही लागू होंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझकर देखिए, मान लीजिए दो भाई है ना। एक भाई पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक भाई पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन है तो एक ही पिता के पुत्र ना। अगर पिता संपत्ति का बंटवारा करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि इसको ज्यादा इसको कम दे दी जाएगी। कहने का मतलब अगर पिता द्वारा कोई नियम लागू किया जाएगा तो दोनों पर समान रूप से लागू होगा। हो सकता है एक ज्यादा इंटेलिजेंट हो, एक नहीं हो, लेकिन उन दोनों का जो काम है, उन दोनों को काम समान दिए जाएंगे, उन दोनों को जो चीजें दी जाएगी वो समान दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखा जाए तो पुत्र एक ही पिता के हैं। ठीक ऐसे ही यहां पर क्या है कि स्थानीय शासन में जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण और नगरीय दोनों एक के ही हिस्से हैं। यानी जो लोकल बॉडीज होती है जिसे हम स्थानीय शासन हम कहते हैं, उसी के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय दोनों स्थानीय शासन आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप स्थानीय शासन की बात करेंगे, आप किसी अधिनियम की बात करेंगे, तो वह जब स्थानीय शासन पर लागू होगा तो वह स्वतः ही ग्रामीण पर भी लागू हो जाएगा और नगरों पर भी लागू हो जाएगा। तो आप समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम नगरीय स्थानीय शासन की बात करते हैं कि इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, तो हमने क्या देखा था कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक विकास करने के लिए सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने 1989 में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जिसका नाम था 65वां संविधान संशोधन विधेयक। आपको ध्यान आ रहा होगा ये चीजें। 65वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ, लोकसभा में पास भी हुआ, किंतु राज्यसभा में जैसे ही विधेयक प्रस्तुत हुआ, पास होने से पहले ही सरकार भंग हो गई, सरकार गिर गई और विधेयक पास नहीं हो पाया। कहने का मतलब पहली बार पंचायतों को सशक्त करने के लिए, संवैधानिक रूप से दर्जा देने के लिए एक विधेयक 65वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हो चुका था। 1989 में जब राजीव गांधी सरकार गिर जाती है, उसके बाद यहां पर बनती है वीपी सिंह सरकार। वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है और इन्होंने सोचा कि क्यों ना पंचायतों को सशक्त किया जाए। 1990 में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है और सहमति दर्ज होती है कि हाँ, हम चाहते हैं कि पंचायतों को सशक्त किया जाए, किंतु वही अस्थिरता के कारण पुनः वह विधेयक पास नहीं हो पाता, यानी सरकार पुनः गिर जाती है और विधेयक पास नहीं हो पाता है। अंततः ऐतिहासिक दौर आता है, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त करने के लिए 1991 में एक विधेयक लाया जाता है जो पंचायतों से संबंधित था या जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। ये जो विधेयक था, जब हम इस विधेयक की बात करते हैं तो इस विधेयक के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को और नगरीय क्षेत्रों को दोनों ही को ही सशक्त करने की बात की गई थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जब हम पंचायतों की बात करते हैं तो हमने वो विधेयक तो देख लिया कि किस प्रकार से वह विधेयक पंचायतों पर लागू हुआ। आज वही विधेयक कैसे नगरीय स्थानीय शासन पर लागू होता है उसके बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 1991 में लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत होता है। विधेयक क्या होता है, किस प्रकार से इस पर बहुमत होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिनाई लगे, चिंता नहीं करना है। शुरुआत से जब आप देखेंगे तो चीजें समझ में आने लगेगी। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने लोकसभा में 1991 में यह विधेयक प्रस्तुत किया और 22 दिसंबर 1991 को लोकसभा ने इसे पास किया। लोकसभा के बाद जब लोकसभा में यह पास हुआ तो राज्यसभा में यह विधेयक पहुंचता है और 23 दिसंबर को
लोकसभा से 22 दिसंबर को पास हुआ और 23 दिसंबर को राज्यसभा से विधेयक पास हो जाता है और राज्यसभा से विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास ये विधेयक पहुंचता है और 1993 में 20 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा इस पर अपनी सहमति दर्ज होती है, अपने हस्ताक्षर होते हैं और परिणाम ये निकलता है कि जब ये विधेयक हस्ताक्षर सहित हो जाता है, जब इसे समर्थन मिल जाता है, तो यही विधेयक 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि चाहे हम पंचायतों से संबंधित विधेयक की बात करें, जिसे हम 73वां संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, जिसमें पंचायतों का प्रावधान किया, चाहे हम 74वें संविधान संशोधन विधेयक की बात करें, दोनों एक ही दिन पास हुए। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्थानीय शासन के अंग हैं और 22 दिसंबर को ये लोकसभा से पास हुआ, 23 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ, 20 अप्रैल को इस पर मंजूरी मिली और जो पंचायत से संबंधित विधेयक था वह कहलाया 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 और जो नगर पालिकाओं से संबंधित विधेयक था वह कहलाया 74वां संविधान संशोधन 1992। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न अधिकतर ये पूछा जाएगा कि 74वां संविधान संशोधन विधेयक कब बना, तो आपको ध्यान रखना है 1992 अगर बनने की बात आती है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब बना? 73rd, तो 73 या 73वां संविधान संशोधन विधेयक भी 1992 में बना। किंतु जब बात ये आती है कि ये लागू कब हुआ, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्यों? क्योंकि जब हम 73वें संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं जो पंचायत से संबंधित था, तो आप जानेंगे उसके बारे में देखेंगे कि यह 24 अप्रैल 1993 को यह विधेयक लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 और 24 अप्रैल को इसी कारण राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पंचायत से संबंधित विधेयक जो 73वां संविधान विधेयक था, यह 1993 में 24 अप्रैल को लागू हुआ था और जिस दिन लागू हुआ तो 2010 से इसे हमने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यह हम पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो जैसे ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक ऐसे ही जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, ये लागू हुआ 1 जून 1993 को। तो रटना आपको बिल्कुल नहीं है, रटने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। वो जमाना गया जब आप रटकर एग्जाम निकालते थे कि हमने रट लिया 1 जून 1993, हमने रख लिया 24 अप्रैल। आपको थोड़ा सा समझने की चीज है, यहां पर फैक्ट भी कभी कभी समझ के याद हो जाते हैं। कैसे? आपको लिंक देखना है कि हमें एक बात समझ में आ गई, चाहे हम 74वें संविधान संशोधन की बात करें या हम 73वें संविधान संशोधन की बात करें, दोनों एक गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। 1991 में पास हुआ, 22 दिसंबर को लोकसभा से और 23 दिसंबर को राज्यसभा से। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए 20 अप्रैल को। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस जो आ रहा है वो कहां पर आ रहा है कि हमें यह ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था ये 24 अप्रैल को लागू हुआ, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून को लागू हुआ। बस इतना सा अंतर है, बाकी सेम वही है जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 20 अप्रैल 1993 को जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली इस पर, तो 1 जून 1993 को यह विधेयक लागू किया गया और यही विधेयक बाद में नगर पालिकाओं के नाम से फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। यहां तक क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन विधेयक कब लागू किया गया, तो 1 जून 1993 को लागू किया गया। कब इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली? 20 अप्रैल 1993 को इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। आपके साथ समस्या यह है कि आप क्योंकि आजकल मोबाइल में रील्स देखते देखते आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप ज्यादा देर तक चीजों को देख नहीं सकते। आपका सपना तो है पटवारी बनने का, मैं पटवारी बनूंगा, मैं ये एग्जाम निकालूंगा, लेकिन वह सपना केवल सपना रह जाएगा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। अभी आपको लगता है कि यार ये कौन सी डेट है, क्यों हम बार बार इसे पढ़े, हमारा माइंड इसमें दर्द करता है। मोबाइल निकालते हैं, रील्स देखेंगे, बार बार हमारा काम हो जाएगा। सफलता चाहते हो ना, 5 से 6 महीने खुद को दे दो, खुद को धोखा मत दो, घर वालों को धोखा मत दो। नहीं लग रहा पढ़ाई में मन, बंद कर दो। वैसे भी पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता, जितने भी पढ़ते हैं खुद को मन लगाना पड़ता है, खुद को बार बार पुश करना पड़ता है, खुद से बार बार कहना पड़ता है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी
ऐसी स्थिति है कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरी स्थिति और खराब हो जाएगी और दयनीय हो जाएगी। अपने माता पिता को देखो कितना विश्वास करते हैं आप पर। कई विद्यार्थी हैं ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि उनके क्वेश्चन सुनकर ही ऐसा लगता है कि यार क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो माँ बाप के। मत करो, जबरन थोड़ा ना आपसे कोई कह नहीं रहा कि पटवारी की तैयारी करो। कोई नहीं कह रहा ना आपसे कि पटवारी की तैयारी आपको करना ही है। नहीं लग रहा मन तो जाइए, दूसरा काम करिए। कम से कम घर वालों को तो परेशान मत करिए, उनके पैसों को तो व्यर्थ में मत डुबाइए। एक बार जिस दिन आप 100 रुपये कमाएंगे ना, उस दिन पता लगेगा कि पैसे की क्या अहमियत है। घर वालों से पैसा आ रहा है, मौज मस्ती कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। 2 घंटा तुम सही से पढ़ते नहीं हो और उसके बाद कहते हो आज बहुत पढ़ लिया, आज मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर वास्तव में मेहनत करोगे ना तभी निकल पाएगा। अभी में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे 2 दिन बाद अगर इस डेट को पूछूंगा ना तो सब भूल जाएंगे। अगर मैं पूछूंगा कि बताइए 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब लागू हुआ, तो वो भी भूल जाएंगे। हमें मतलब ही नहीं है। फिर कहते कि सर हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा। हमारे साथ समस्या यह है कि हम दूसरों के पास जो चीज है उसे देखकर ललचाते हैं और दूसरे हमारे पास जो चीज है उसे देखकर ललचाते हैं। वो बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद जब सिलेक्शन किसी विद्यार्थी का होगा तो आप उसे देखकर कहेंगे कि यार इसका सिलेक्शन हो गया, हमारी तो गलती नहीं थी, हमने तो पढ़ाई की थी। पहले वास्तव में देखो कि वह व्यक्ति कहाँ था, कैसे तैयारी कर रहा था। कई विद्यार्थी है जिनके पास संसाधन नहीं है। आप खुशकिस्मत है जो आपके पास इतने संसाधन है, आप पढ़ पा रहे हैं, आपके पास सुविधाएं हैं। कई विद्यार्थी है जिनके पास नहीं होते संसाधन, नहीं कर पाते वो तैयारी, उसके बावजूद वो अपना 100% देकर सिलेक्शन लेते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है, अच्छे से पढ़ लीजिए करें। मैं जब कमेंट देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो यहां पर निःशुल्क आपको पढ़ा रहा हूं वो व्यर्थ जा रहा है। मतलब आप सोचकर देखिए, मैं खुद अपने समय में से समय निकालकर आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। जो पेड वाली चीजें हैं, जो पैसे से हमें देना चाहिए, वो सब चीजें मैं निःशुल्क दे रहा हूं। उसके बावजूद आपके वही नखरे, पढ़ना कोई चाह नहीं रहा है। देखिए 74वें संविधान संशोधन को थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ना सीखिए। ज़्यादा नहीं, मात्र 6 महीने खुद को दे दीजिए, जीवन अच्छा निकल जाएगा। अभी ऐशो आराम को छोड़ दीजिए, 6 महीने बाद जितना ऐशो आराम करना है सब सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो हम कहा था कि 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 की हम बात करें तो ये 1 जून 1993 को लागू हुआ, हमें इतना देखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि नगरीय स्थानीय शासन की जब बात आती है तो इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, किस गवर्नमेंट के द्वारा ये विधेयक लाया गया, कैसे ये विधेयक पास हुआ और कब ये विधेयक लागू हुआ और इसका क्या नाम रहा। तो अब आपको थोड़ा सा ये देखना है कि हमने ये देख लिया कि नगर पालिकाओं से संबंधित जो विधेयक आया उसका नाम है 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। 1 जून 1993 को ये लागू हुआ। तो बस अब हमें डिटेल में इस विधेयक को पढ़ना है जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित बनाया गया। तो चलिए देखते हैं 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। जब हम इसकी बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 की, तो इस विधेयक को पारित करने के बाद, इसे लागू करने के बाद संविधान में एक भाग जोड़ा गया। उस भाग का नाम था भाग 9A। हमने क्या देखा था कि 73वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा एक भाग जोड़ा गया था, भाग 9, और इस भाग का नाम रखा गया था पंचायत। यानी ये विधेयक पंचायत से संबंधित था। ठीक ऐसे ही क्या हुआ कि यहां पर भाग 9A एक संविधान में भाग जोड़ा गया और इसका नाम रखा गया नगर पालिकाएं। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल घुमावदार नहीं आएगा। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिकाएं, ऑप्शन सी कुछ और दे दिया जाएगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है नगर पालिकाएं। जब भाग 9A जोड़ दिया गया, नगर पालिकाओं से संबंधित इसमें प्रावधान कर दिए गए, तो इसी का नाम रख दिया गया यहां पर नगर पालिकाएं। और साथ में इसमें आर्टिकल 243P से लेकर 243G तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान कर दिए गए। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको रटना नहीं है, बस समझना है ताकि चीजें याद रहे। हमने क्या देखा था कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 जो आर्टिकल है, 243 में पंचायत से संबंधित प्रावधान किए थे। और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मुझे यह बताइए कि 243O है या इसके अलावा भी कोई सा आर्टिकल है। आपको कमेंट करके बताना है मैंने ये सही लिखा है या कोई दूसरा आर्टिकल था यहाँ पर।
तो हुआ क्या कि भाग 9 में पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए और 243 जो अनुच्छेद है इसमें विभिन्न अनुच्छेद जोड़े गए पंचायत से संबंधित। जब पंचायत से संबंधित अनुच्छेद यहां तक हुए, यहां पर कौन सा आर्टिकल है इसे आपको कमेंट करके बताना कि ये 243 ओ ही है या इसके अलावा दूसरा था। तो जब यहां तक आर्टिकल जोड़ दिए गए भाग 9 में तो भाग 9 ए में जोड़ा गया नगर पालिकाएं और नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इनका प्रावधान किया गया। सीधा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद हैं। जब आपसे पूछे जाएंगे ना, तो अभी तो आपको सवाल बहुत सरल लग रहा है कि आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी तक, लेकिन जब वहां पर घुमावदार प्रश्न आते हैं, जैसे कि मान लीजिए दे दिया आर्टिकल 243 ओ से 243 जेड जी, आर्टिकल 243 पी से 243 जी। तो आप जब इस तरीके से देखेंगे ना यहाँ पर आर्टिकल अनुच्छेद को, तो आपको बड़ा ही कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखना है कि 243 पी से लेकर 243 जेड जी। इसके साथ ही एक अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम था 12वीं अनुसूची। जैसे हमने क्या देखा था कि पंचायतों से संबंधित एक अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची और इसमें 29 विषय दिए गए थे। ठीक ऐसे ही 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय दिए गए। हमने जैसे 29 विषय के साथ डिटेल में पढ़ा था, ठीक ऐसे ही हमें 18 विषय के बारे में डिटेल में पढ़ना है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने वह टॉपिक देखा है कि जिस प्रकार से भारत में पंचायतों का संवैधानिक विकास होता है, अगर उसे आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा है तो आपके लिए नगरीय स्थानीय शासन को समझना बहुत आसान होगा। क्यों? केवल आर्टिकल चेंज करना है, चीजें वही है। जैसे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है तो 74वां करना है। 24 अप्रैल को वह लागू होता है तो ये 1 जून को लागू होता है, बाकी डेट सेम है। किस गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है? दोनों एक ही गवर्नमेंट लाती है। इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया? अगर आपको याद रहेगा भाग 9, तो बस आपको भाग 9A करना है। अगर उसमें पंचायत है तो यहाँ पर नगर पालिकाएं हैं। अगर वहां पर आर्टिकल 243 है तो बस दोनों का थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसके साथ ही वहां पर 11वीं अनुसूची 29 विषय, यहाँ पर 12वीं अनुसूची 18 विषय। इतना सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए नगर पालिकाओं से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 12वीं। नगर पालिका से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में कितने विषय दिए गए हैं? तो 18 विषय। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी तो यही गुजारिश है कि देखिए ये 6 से 7 महीने अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आपका जीवन अच्छे से गुजरे, अच्छे से रहे। उसके बाद सब चीज़ें हैं, मौज मस्ती वगैरह सब बाद में पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।